हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेपलेटिस क्लासरूम। एंड आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओएस। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने ओएस के फीचर एंड उसके टाइप्स पढ़े थे, ओवरव्यू। एंड आज हम डिटेल में जानेंगे विद थ्योरी। एंड यहाँ पे हमारा प्रीवियस वीडियो हमने समझा था सेल एंड कर्नल। बेसिकली सेल आपका इंटरफेस पार्ट होता है, इसमें आपके दो होते हैं, एक CLI एंड अनदर GUI। एंड कर्नल आपका कोर ओएस होता है। एंड CLI आपका मेनली टर्मिनल होता है। एंड GUI आपका इंटरफेस जो हम मॉनिटर पे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ओएस। एंड यहाँ पे फर्स्ट हमारा है यूनी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे नाम से पता चल रहा है यूनी मतलब एक, ओनली वन प्रोसेस रिसाइड इन मेमोरी एंड एग्जीक्यूट एट ए टाइम। मतलब सपोज ये आपका CPU है एंड ये आपकी मेन मेमोरी जिसे हम रैम भी कहते हैं। एंड टॉप में आपका OS होता है। एंड यहाँ पे आपका एक ही प्रोसेस होगा। सपोज इसमें ब्राउज़र है कोई। एंड यहाँ पे एजुकेशन मॉडल समझते हैं। पहले लोड होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम P1 को लोड करेगा, देन वो एग्जीक्यूट होने जाएगा आपका CPU पे। एंड देन अगर इसे IO की नीड हुई, कोई रीड राइट ऑपरेशन या किसी कैमरा एक्सिस या प्रिंटर एक्सिस, तो CPU से हटके आपका IO के लिए चला जाएगा। एंड उस टाइम पे आपका CPU आइडियल रहेगा, मतलब CPU फ्री रहेगा। इसलिए हम कहते हैं CPU का यूटिलाइजेशन कम हो रहा है। एंड आपका थ्रूपुट, जो नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट होना, उसे हम थ्रूपुट कहते हैं पर यूनिट टाइम पे। एंड वो भी आपका लो रहेगा क्योंकि जब वो P1, यहाँ पे ये P1 है, जब P1 IO के लिए गया था तो CPU पे एक भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे नो प्रोसेस शेड्यूलिंग नीड। मतलब अगर इसमें दो प्रोसेस होते तो यहाँ पर शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की नीड होती, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा प्रोसेस CPU पे पहले एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा, P1 या P2। एंड सेकंड पॉइंट का मतलब है CPU आइडियल ड्यूरिंग IO। यहाँ पे भी हमने बताया था अगर P1 IO के लिए गया तो CPU आइडियल रहेगा, मतलब कोई भी टास्क एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होगा। एंड सिंपल मेमोरी मैनेजमेंट, यहाँ पे एक ही प्रोसेस है तो उसे ही जितना मेमोरी की नीड होगी उसे एलोकेट कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे लिमिटेशन, लो CPU यूटिलाइजेशन एंड पुअर थ्रूपुट, मतलब नंबर ऑफ प्रोसेस पर सेकंड एग्जीक्यूट होने को थ्रूपुट कहते हैं, जो आपका बहुत कम रहेगा क्योंकि एक ही प्रोसेस है। एंड जो हम अर्ली बैच सिस्टम में करते थे, बैच सिस्टम क्या होता है आपका, सपोज ये एक सिस्टम है तो एक बार में यूजर कोई एक टास्क देगा एंड उसका आउटपुट उससे मिल जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट यूजर आएगा एंड टास्क देगा एंड उसका आउटपुट उसे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंड अगला है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड इसका नाम से ही समझ सकते हैं कि OS में आपका मल्टीपल प्रोसेस होगा। ये आपकी मेन मेमोरी, सपोज P1, P2 एंड P3, यहाँ पे तीन प्रोसेस है। एंड ये आपका CPU एंड ये IO डिवाइस। एंड यहाँ पे लिखा है मल्टीपल प्रोसेसेस आर कैप्ट इन मेन मेमोरी साइमल्टेनियस। मतलब एक 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 बार में आपका मल्टीपल प्रोसेस मेन मेमोरी में रहेंगे। सो CPU ऑलवेज हैज़ वर्क। मतलब सपोज पहले P1 गया CPU एग्जीक्यूट होने के लिए, फिर उसे कोई IO की नीड हुई। सपोज P1 आपका कोई प्रोसेस है, कोई प्रोग्राम, सपोज हमने VLC प्लेयर मान लिया। देन उसे उसे कोई मूवी है ओपन करना होगा तो उसे IO की नीड होगी, मतलब आपके जो मॉनिटर की नीड होगी। तो वो मॉनिटर पे चला जाएगा एंड उस टाइम पे CPU बैकएंड में आपका, ये सपोज IO के लिए यहाँ पे चला गया तो उस टाइम पे आपका P2 CPU को रन कर रहा होगा। तो इसलिए कहते हैं CPU हैज़ वर्क, मतलब ऑलवेज से वर्क रहेगा P1 के IO के बाद। देन यहाँ पे इसे स्विचिंग कहते हैं कि P1 के IO पे जाने के बाद CPU आपका P2 को एग्जीक्यूट करने स्टार्ट कर देगा एंड P1 का टास्क जहाँ तक उसने एग्जीक्यूट करा था वो OS उसका स्टेट मैनेज कर लेगा। एंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, मेमोरी पार्टीशन, क्योंकि मल्टीपल प्रोसेस है तो कितना पार्ट ऑफ मेमोरी
मेन मेमोरी उसे चाहिए होगा उसके डेटा को एंड उसके कोड ऑफ कॉन्टैक्ट को। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मेमोरी पार्टीशन एल्गोरिदम की नीड होगी एंड CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कि पहले P1 एग्जीक्यूट होगा कि P2 कि P3। इसे हम आगे पढ़ेंगे। एंड प्रोसेस स्टेट मैनेजमेंट मतलब सपोज P2 ने अपना कुछ टास्क एग्जीक्यूट करा एंड IO के लिए चला गया, तो उस टाइम पे कोई और प्रोसेस आ गया था CPU एग्जीक्यूट होने, तो CPU मॉनिटर करेगा कि उसने कहाँ तक प्रीवियस एग्जीक्यूट करा था, कि वो जब IO कंप्लीट करके आए तो आगे का टास्क इतना जो ये वाला है वहीं से स्टार्ट करें, ना कि शुरू से। इसलिए हम प्रोसेस स्टेट मैनेजमेंट कहते हैं। एंड उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस का जितना टास्क मैनेजमेंट होता है एंड उसके रिलेटेड डेटा सब सेव करके रखता है कि कहाँ तक उसने एग्जीक्यूट करा था। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन, कि CPU का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो, CPU फ्री ना रहे एंड यूजर को रिस्पॉन्सिवनेस ज़्यादा मिले। एक प्रोसेस होता तो यूजर वेट करता कि अगले प्रोसेस की, लेकिन यहाँ पे आपका साइमल्टेनियस अगला प्रोसेस चले जाएगा CPU पे रन होने के लिए। यहाँ पे इसका मतलब है यूजर का रिस्पॉन्सिवनेस बेकार ना हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मल्टीटास्किंग एंड टाइम सेविंग OS, मतलब यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विद फ्रीक्वेंसी प्रीएम्पशन। ये प्रीएम्पशन से समझ एक टॉपिक यहाँ पे रहेगा। इसके दो टाइप होते हैं, फर्स्ट वन नॉन प्रीएम्प्टिव एंड सेकंड वन प्रीएम्प्टिव। इसे हम जब शेड्यूलिंग पढ़ेंगे तब समझेंगे। एंड यहाँ पे बेसिक समझ लेते हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब अगर किसी प्रोसेस को CPU मिली तो वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, ना कि पार्शियल। तो यहाँ पे कंप्लीट एग्जीक्यूशन एंड यहाँ पे पार्शियल एग्जीक्यूशन होगा। अगर इसमें सिंगल प्रोसेस ही आई तो वो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन मल्टीपल आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को प्रीएम्प्ट कर सकता है, मतलब CPU से हटा सकता है कि P2 की नीड ज़्यादा है। नीड के अकॉर्डिंग कौन पहले जाएगा उसके अकॉर्डिंग CPU वहाँ अपना किसी भी प्रोसेस को हटा सकता है एंड न्यू प्रोसेस CPU पर रन होने के लिए भेज सकता है। तो इसलिए प्रीएम्प्ट कहना कहते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग प्रोसेस को हटाना एंड उसकी जगह कोई न्यू प्रोसेस को CPU को देना एग्जीक्यूट होने के लिए, उसे प्रीएम्प्टिव कहते हैं। चलिए, एंड ये प्रीएम्प्टिव का एक्सटेंशन है। सपोज समझते हैं यहाँ पे इसमें आपके तीन प्रोसेस हैं P1 P2 एंड P3। तो सपोज P1 आपका ब्राउज़र है एंड P2 VLC प्लेयर एंड P3 कोई आपका गेमिंग ऐप है। तो अब इसमें टाइम स्लाइसिंग का मतलब क्या है? ईच प्रोसेस गेट CPU 2 मिली सेकेंड, मतलब यहाँ 2 मिली सेकेंड का मतलब है सपोज यहाँ पे 2 मिली सेकेंड अगर CPU ने कंसिडर करा तो 2 मिली सेकेंड के लिए CPU पे तीनों प्रोसेस एग्जीक्यूट होने जाएगी। सपोज 2 मिली सेकेंड के लिए P1 गया, देन P2 गया, देन P3, देन अगेन ये साइकिल रिपीट होगी P1 P2 एंड P3। ऐसे ही जब तक रिपीट होगी तब तक इसका टास्क कंप्लीट ना हो पाए। इसे कहते हैं टाइम स्लाइसिंग, मतलब टाइम स्लाइसिंग मोड पे इसका टास्क एग्जीक्यूट होना, जो हम हमारे कंप्यूटर में करंट यूज होता है। सपोज ये आपका कोई प्रोसेस है जिसमें लाइन ऑफ कोड लिखे रहते हैं P2 P3, देन CPU क्या करेगा 2 मिली सेकेंड में इसका कुछ टास्क एग्जीक्यूट करेगा एंड अगेन इन ऑपरेटिंग सिस्टम उसका जो डेटा है प्रोसेस स्टेट मैनेजमेंट उसका स्टेट सेव कर लेगा कि कहाँ तक उसने पहले एग्जीक्यूट करा था। देन वहाँ से अगेन स्टार्ट करेगा 2 मिली सेकेंड के लिए। देन तीनों का ऐसे ही 1 बाय 1 होता रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता। एंड ये हमारा करंट कंप्यूटर में कैसे यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। सपोज हमने कोई ब्राउज़र भी ओपन कर दिया एंड VLC भी ओपन कर दिया एंड गेमिंग भी यहाँ पे चालू है, तो हमें लगता है कि तीनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसका कुछ कुछ कोड इतनी जल्दी एग्जीक्यूट होता है कि हमें लगता है कि
तीनों ऐप एक साथ चल रहे हैं, लेकिन ये एक-एक करके एग्जीक्यूट होने जाते हैं ताकि यूज़र को लगे कि मैं तीनों एप्लीकेशन एक साथ चला रहा हूँ, जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। एंड इसका गोल है मैक्सिमम रिस्पॉन्स टाइम, कि यूज़र को लगे कि तीनों प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। एंड सपोर्ट इंटरेक्टिव यूज़र, यूज़र को इंटरेक्टिव लगे कि वो तीनों के साथ अपना काम कर सके, यहाँ पे ब्राउज़र पर सर्च कर सके, वीडियो भी देख सके, एंड पोज करके यहाँ पे गेम भी खेल सके, जो लाइनक्स, विंडो एंड मैक में यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूजर टू लॉग इन। सपोज जो हमारे स्कूल में होता था, यहाँ पे आपका एक एक सीपीयू पे सपोज 3 यूजर कनेक्ट है, एंड 3 यूजर लॉगिन कर सकते हैं, या प्रीवियस साइबर कैफ़े में ऐसे ही होता था। यहाँ पे एक सीपीयू से 3 यूजर कनेक्ट होते थे, एंड तीनों यूजर अपना लॉगिन कर सकते थे, एंड अपना सेपरेट ऑथेंटिकेशन एंड फाइल परमिशन, मतलब जैसे मल्टीपल यूजर आपका एक साथ कनेक्ट है, तो सब यूजर का अलग अलग ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। सपोज इसने अपना लॉगिन करा है एंड कोई फाइल यूज कर रहा है, एंड कोई आपका यूजर U1 हो गया, U2 हो गया, U3 हो गया, देन तीनों के लिए फाइल परमिशन सेपरेट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सपोज इसने फाइल 1 ओपन करा है, तो आपका यूजर 2 फाइल 1 में कोई रीड राइट या अपडेट ना कर सके, जब तक आपका यूजर 1 फाइल पे काम कर सकता है। एक्चुअली इसमें रीड कर सकता है, बट अपडेट एंड डिलीट नहीं कर सकता। अगर यूजर 2 ने ओपन करा है, तो ये फाइल बेस्ड परमिशन एंड ऑथेंटिकेशन मैनेजमेंट की फैक्टर है। एंड इसमें मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर में डिफरेंस क्या है। मल्टीटास्किंग में आपने सिंगल प्रोसेस में मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन करे हैं, एंड मल्टी यूजर में इसमें मल्टीपल यूजर एक सीपीयू से कनेक्टेड है। एंड नेक्स्ट देखते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जहाँ पे टाइम बाउंडेशन बहुत स्ट्रिक्ट होती है, वहाँ पे यूज़ होता है। मतलब कोई भी प्रोसेस P1 हो गया, जिसे हमें करेक्ट टाइम पे उसका आउटपुट मिलना चाहिए, वहाँ इसका यूज होता है। सपोज यहाँ पे 2 टाइप होते हैं इसका, फर्स्ट वन हार्ड रियल टाइम एंड सेकंड वन सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम मतलब डेडलाइन स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो एप्लीकेशन हुए, जैसे हमने गेमिंग या VLC प्लेयर में एग्जाम्पल में समझा था, वहाँ पे आपका थोड़ा डिले हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे क्रिटिकल टास्क होते हैं जहाँ में हमें करेक्ट टाइम पर आउटपुट मिलना चाहिए, तो वहाँ पे हार्ड रियल टाइम का यूज़ होता है। एंड यहाँ पे डेडलाइन स्ट्रिक्ट एंड वर्स्ट के टाइम मस्ट नो, पहले ही वो चेकअप कर लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा, एंड उसका अकॉर्डिंग सिस्टम डिज़ाइन होता है। सपोज एयरक्राफ्ट कंट्रोल इसे समझते हैं। सपोज आपका कोई एयरप्लेन है, तो उसमें नेविगेशन सिस्टम कि कहाँ पे वो जा रहा है ऑन टाइम, उसका डेटा आपको मिलना चाहिए, एंड लोकेशन वाइज सब कुछ वहाँ पे ऑन टाइम होना चाहिए। अगर डिले हुआ तो क्रैश भी कर सकता है आपका एयरक्राफ्ट, तो वहाँ पे यूज होता है। एंड मेडिकल इक्विपमेंट में इसका यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑन टाइम डेटा या लाइव डेटा पे काम करते हैं, वहाँ पे आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। एंड सॉफ्ट रियल टाइम में आपका मिनिमम डिले चलेगा, जैसे स्ट्रीमिंग में डिले हो जाता है एंड ऑनलाइन गेमिंग में, तो वहाँ पे हम सॉफ्ट रियल टाइम यूज़ करते हैं, जहाँ पे मिनिमम डिले हो। एंड वहाँ पे रियल टाइम, यहाँ पे भी आप रियल टाइम डेटा से डील करते हैं, तो यहाँ पे टाइम बाउंडेशन कम होता है, एंड यहाँ पे टाइम बाउंडेशन स्ट्रिक्ट होता है, एंड यहाँ पे डेडलाइन थोड़ा बहुत डिले हुआ तो चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस डिजाइन फॉर डेडिकेटेड हार्डवेयर विद स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। सपोज आपका वॉशिंग मशीन है, जिसके लिए हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है, एंड AC में यूज होता है, एंड ऐसे मल्टीपल जहाँ पे मिनिमम फंक्शनैलिटी चाहिए होती है, वहाँ पे हम एम्बेडेड OS का यूज़ करते हैं। एंड ये स्मॉल फुटप्रिंट मतलब स्मॉल टास्क के लिए यूज होता है। एंड ऑप्टम रोम बेस सिंपल, आपका रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, इसमें हम एक बार कोई कोड डाल देते हैं, उसके बाद वो चेंज नहीं होता। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम उस कोड के अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। सपोज वॉशिंग मशीन में टाइम आउट का कोड रोम में पहले से ही फिट कर दिया जाता है, एंड और भी जो भी फंक्शनैलिटी है वो पहले से फिट कर दी जाती हैं, एंड उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेटिंग सिस्टम उससे एग्जीक्यूट करके
फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पे लिमिटेड मेमोरी का यूज होता है, इसलिए हम रोम यूज़ करते हैं। एंड सीपीयू की नीड भी बहुत मिनिमम चाहिए होती है, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंग नया ओएस बनाते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को हम रिमूव करके एक ऐसा ओएस बनाएं जो स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे। एंड इसे हम एम्बेडेड लिनक्स कहते हैं। एंड हैंड होल्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो भी स्मॉल डिवाइस होते हैं जहाँ पे हमें बैटरी की एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए होती है एंड वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए होती है, वहाँ पे हैंड होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, जैसे मोबाइल में कि बैकग्राउंड टास्क ज़्यादा ना चले एंड बैटरी एफिशिएंसी ऑप्टिमल वे में प्रोवाइड हो। यहाँ पे लिखा हुआ है हैंड होल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन ओएस डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर पोर्टेबल स्मॉल साइज डिवाइस विद लिमिटेड रिसोर्स एंड ऑप्टिमाइज फॉर बैटरी लाइफ, टच इनपुट एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। देन उसके अकॉर्डिंगली उसमें फीचर ऐड करते हैं। एंड यहाँ पर कंस्टेंट क्या है, बैटरी लिमिटेशन, मतलब जो मस्ट उसमें होने चाहिए। एंड टच रिलेटेड काम, स्मॉल कीबोर्ड एंड स्टाइल, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम सब मैनेज करे। एंड वायरलेस कनेक्टिविटी, जो भी वाईफाई ब्लूटूथ एंड मोबाइल नेटवर्क वहाँ हमें ज़्यादा नीड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करा गया, जिसे हम एंड्रॉयड या आईओएस कहते हैं। एट है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे मल्टीपल सीपीयू लगे हुए होते हैं एंड हर एक सीपीयू पे एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने जाता है। ए सिस्टम विद टू और मोर सीपीयू शेयरिंग एग्जीक्यूशन लोड, मतलब यहाँ पर सपोज इसमें P1, P2 एंड P3 प्रोसेस है, तो CPU1 पे P1 जाएगा, CPU2 पे P2 एंड CPU3 पे P3, तो वो एक साथ एग्जीक्यूट होने जाएंगे एंड इसका रिजल्ट हमें एक साथ मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हमने शेयरिंग मोड पे रैम यूज कर रहे हैं, जहाँ पे तीनों CPU के लिए एक कॉमन मेन मेमोरी रहेगा एंड डेटा उसका जो शेयर मोड में यूज होगा, इसलिए हम इसे टाइट कपल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मेन मेमोरी है वो कॉमन है एंड ये तीनों प्रोसेस कॉमन डेटा सेट पे काम कर सकते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन की नीड होगी। सिंक्रोनाइजेशन की नीड कब पड़ती है, जहाँ पे हम कॉमन डेटा पे यूज़ करते हैं। अगर आपका प्रोसेस P1, प्रोसेस P3, P2 एंड P3, आपको तीनों प्रोसेस के कोई एक कॉमन डेटा को नीड है, तो वो कॉमन डेटा का रिजल्ट करेक्ट मिले एंड डेटा लॉस ना हो, तो इसलिए हम सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिसे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिक ओवरव्यू बताया है एंड ये फास्ट कम्युनिकेशन है, क्योंकि हमें जब डेटा एक्सेस करना होगा एक्स किसी प्रोसेस को, तो किस शेयरिंग मोड में यहाँ पे रैम यूज हो रहा है, तो इजीली एक्सेस कर पाएंगे। एंड ये मल्टी प्रोसेसिंग कोर प्रोसेस है एंड एसएमपी सिस्टम में यूज होता है। ये सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जहाँ पे जो सीपीयू होता है उनका जो प्रोसेसिंग, जो भी स्पीड या जो भी प्रोसेसिंग पावर होता है वो सिमेट्रिकल होता है, मतलब तीनों सेम सीपीयू यूज करते हैं, इसलिए इसके यहाँ पे एसएमपी सिस्टम कहते हैं। एंड ये आपका टाइट कपल है एंड यहाँ पे सपोज ड्यू टू कॉमन रैम यहाँ पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। एंड चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लूज कपल का मतलब क्या है, ये आपका सेपरेट इंस्टेंस है, मतलब या इंस्टेंस बोल लो या आपका कंप्यूटर बोल लो, एक इजी वे में। ये इंस्टेंस 1 है, ये आपका इंस्टेंस 2 एंड ये आपका इंस्टेंस 3। सपोज देन सेम टास्क यहाँ पे हर एक का अपना सेपरेट मेन मेमोरी रहेगा एंड सेपरेट डेटा सेट एंड सेपरेट प्रोसेस। सपोज यहाँ पे P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे P2, यहाँ पे P3। अगर इन तीनों को कोई कॉमन डेटा एक्स यहाँ पे चाहिए होगा, तो P1 यहाँ पे एक सेपरेट एनवायरनमेंट पे एग्जीक्यूट हो रहा होगा, P2 सेपरेट एंड P3 सेपरेट। तो अगर इनको कॉमन डेटा चाहिए तो नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट होना होगा, यहाँ पे नेटवर्किंग थ्रू या इंटरनेट से कनेक्ट होना होगा डेटा शेयरिंग करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे नेटवर्क ओवरहेड ज़्यादा हो जाएगा एंड डिले भी हो सकता है। एंड यहाँ पे दे कम्युनिकेट बाय सेंडिंग मैसेज ओवर नेटवर्क, जो हमने बताया था, जो इन्हें कोई डेटा सेंड करना होगा वो नेटवर्क पे ऊपर करेंगे बाय यूजिंग नेटवर्क। एंड एडवांटेज क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस। सपोज अगर फ्यूचर में हमें एक और CPU की नीड पड़ी, तो यहाँ पे एक और CPU बढ़ा सकते हैं
एंड इसका सेपरेट रैम एंड उस पर P4 डेटा यूज कर सकते हैं। एंड स्केलेबल है, स्केलेबल मतलब यही जो एक और CPU यहाँ पे बड़ा है। एंड फॉल्ट टॉलरेंस मतलब अगर किसी एक इंस्टेंस में दिक्कत आई तो आपका बाकी सारे सेफली एग्जीक्यूट करेंगे। एंड ये मेनली क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज होता है। सपोज हमने मल्टीपल सर्वर इम्प्लीमेंट करे हैं एंड P1 इस पर भी है, P1 इस पर भी है, P1 इस पर भी है, तो इससे हमारा बेनिफिट क्या है? फॉल्ट टॉलरेंस ईजिली हो सकता है। अगर कोई एक इंस्टेंस आपका ख़राब हो गया तो यूज़र यहाँ से डेटा एक्सेस कर पाएंगे इस सर्वर से। ये सर्वर आपका 2, ये सर्वर 3, अगर सर्वर 1 फॉल्ट हो गया। एंड स्केलेबल है कि यहाँ पे हम मल्टीपल सर्वर बिठा सकते हैं अलग अलग रीजन पे, इसलिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे हम अपने सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट देते हैं या इंस्टेंस देते हैं, जो कि क्लाउड में यूज होता है। एंड क्लस्टर कंप्यूटर जो भी ऑनलाइन कंप्यूटर या टर्मिनल इंस्टेंस प्रोवाइड करता है, AWS, वहाँ सब। चलिए यहीं पे यहाँ पे आप डायग्राम है जिससे हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, यूनियो प्रोग्राम ओएस एंड मल्टी यूजर मल्टी प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम क्या है, इसे एक बार देख लेना। चलिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए चैनल चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड जब ये एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो इसका कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। चलिए